तो लिपि क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है? लिपि है, लिखने का तरीका। आ गया समझ में? लिखित भाषा के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? लिपि के। तो हिंदी भाषा कौन से लिपि में? देवनागरी लिपि में। और इंग्लिश भाषा? रोमन। और पंजाबी? गुरुमुखी। नोट्स में एक और चीज डाला था आपका, लिपि और किसमें एक प्रश्न आया था, बताना भूल गया था कि देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषा लिखी जा सकती है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखोगे आप, वहाँ नोट्स में है आपका। तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ आपका। देवनागरी में तो आपका संस्कृत तो लिखते ही हो, अभी आप बचपन से जो पढ़ रहे हो संस्कृत का पुस्तक, ऐसे ही तो लिखते हो क ख ग को, है कि नहीं? तो जहाँ क ख ग जैसा ही लिखा हुआ दिखे वो आपका कहाँ लिखा है? देवनागरी लिपि में। आ गया समझ में? तो देवनागरी लिपि में सबसे पहले तो संस्कृत, हाँ तो संस्कृत लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? हिंदी। और संस्कृत, हिंदी, और हिंदी जितने भी पुराना है, अवहट हिंदी, प्राकृत हिंदी, पाली, ये सब जो संस्कृत और हिंदी के बीच में है सब किस में आ जाएगा आपका? देवनागरी। लेकिन मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, देखो संस्कृत हिंदी मराठी हमको अभी दिखता है, आसपास दिखता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के साइड में ही क्या है? महाराष्ट्र है। तो छत्तीसगढ़ ही को भी हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, कोई भी बोल सकता हो, तो बता सकते हो ना। तो संस्कृत हिंदी मराठी, उसके बाद पाली। पाली से याद रखो, क्योंकि पाली पुरानी भाषा है, और पाली संस्कृत के बाद ही तो पाली आया था। पाली प्राकृत सुने हो ना? तो पाली से गढ़वाली याद रख लेना, पाली से नेपाली भी याद रख लो। पाली, नेपाली, गढ़वाली, घर वाली नहीं, फिर पाली घर वाली ऐसे के क्या पाया? घर वाली पाया तो पाली घर वाली। तो गढ़वाली, गढ़वाल हिमालय पढ़े हो? थोड़ा बहुत याद आ रहा है, हिमालय में पढ़ाया था मैं, कुमाऊं और गढ़वाल। तो ये जो गढ़वाल क्षेत्र है इसलिए गढ़वाली भाषा बोली जाती है हिमालय वाले क्षेत्र में। तो पाली, नेपाली, गढ़वाली, ये सब लेना गा, ए ले। ठीक, तो ये देवनागरी में आप थोड़ा से ये ध्यान में रहेगा तो क्या करोगे आप? उड़ाते बनेगा ये आपको, क्या ऑप्शन? उड़ाते बनेगा। तो पाली, नेपाली, गढ़वाली, संस्कृत, हिंदी, मराठी। इसके बाद और कुछ था उसमें, देख लेना नोट्स को। पढ़ने का तरीका मैं बता दिया, ठीक है? एक दो बार पढ़ के रखना, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है, टेस्ट में भी आ सकता है। अब सबसे ज़्यादा यहाँ भारत में क्या बोला जाता है हम लोग देखेंगे, बोली जाती है हिंदी। इसके बाद क्या बोली जाती है? बंगाली कि मराठी? ऐसे क्या क्या है उसका ट्रिक क्या था? हाँ बताऊंगा उसको। तो बंगाली मिर्चा को किस में खाना है? तेल में तल के। तो बंगाली से बंगाली हो जाएगा, मिर्चा से बंगाली, मिर्चा से मराठी, तेल से तेलुगु। ऐसा करके उसका क्रम हम लोग ध्यान में रखेंगे, अभी तो बचा है, इतिहास में आएगा। तो आज क्या देखना भैया? वर्णमाला। लेकिन वर्णमाला पढ़ने से पहले वर्ण के बारे में आता पता रहे आपको। तो वर्ण क्या होता है? कौन बताएगा? कल बताया था मैं, चलो बताओ। औलाद कोई तो रटे वाला है हाँ वो भी बाद में आएगा, अभी जो शुरू में आने वाला है क्या है, जब हम लोग मौखिक भाषा यूज कर रहे थे, है कि नहीं? तो मैं बस बोल रहा था, लेकिन जैसे मैं लिखित में आया तो वर्णों की जरूरत कब पड़ा? जब मैं कुछ ध्वनि निकाल रहा हूँ उसका लिखित रूप। ये प्राइमरी भाषा है आपका, प्राइमरी जो परिभाषा बोला जाए। तो जो आपने बोला, जैसे पहले क्या बोला हमने? मौखिक भाषा बोला कि नहीं बोला? ये मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने पढ़ा था। जो आपकी ध्वनि निकल रही है वही क्या है आपका? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्योंकि ध्वनि ध्वनि जो आप निकाल रहे हो वही तो छोटी रूप है, और वही ध्वनि को जब जोड़ देते हो तो वाक्य बनता है, और वही भाषा कहलाती है कि नहीं? और यही ध्वनि को जब हम लिख देते हैं, यही ध्वनि को हम लोग क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। तो ध्वनि का क्या? लिखित रूप। एरो को नीचे बनाया हूं, ध्वनि का लिखित क्या कहलाता है? यही तो है वर्ण। आ गया समझ में? तो यहाँ आ गया वर्ण। तो लिखित में जाते हैं तो वर्ण, और वही जब बोला जाता है तो क्या कहलाता है? ध्वनि। तो वही कल समझा चुका हूं मैं कि वर्ण को जब मैं बोलूंगा तो क्या कहलाएगा? ध्वनि। तो वर्ण का मौखिक रूप क्या होता है? ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण। तो वर्ण किसकी सबसे छोटी इकाई है? ध्वनि की छोटी इकाई है भाषा की। लिखित भाषा की क्या है ये? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्योंकि ध्वनि सबसे छोटी है,
क्योंकि ध्वनि के कारण ही वर्ण बना था उसी ध्वनि में, क्योंकि ध्वनि छोटी है इसलिए वर्ण भी छोटा हो गया। क्योंकि ध्वनि होता है लघुत्तम वाक ध्वनि, और उसमें भी आपका क्या होगा, ध्वनि में ये ध्वनि लघुत्तम वाक ध्वनि होगा। सबसे छोटी का मतलब क्या समझे, छोटी मतलब इससे छोटा हो नहीं सकता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लघुत्तम। क्या बोला जाता है, लघुत्तम। समझते हो ना लघुत्तम। और वाक मतलब क्या होता है, चलना, ठीक है। तो वाक मतलब वाक बोलना, ऐसा वाला, ठीक है। तो लघुत्तम वाक ध्वनि भी बोला जाता है वर्ण को, लघुत्तम वाक। अब लघुत्तम है, छोटा है, तो छोटा को और छोटा कर सकते हो क्या, नहीं। सबसे छोटी बोलने का मतलब उससे छोटा नहीं हो सकता, कि आप वर्ण को और छोटा नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला जाता है और छोटा नहीं कर सकते। तो एकदम शुद्ध हिंदी में लिख के आता है और खंडित नहीं किया जा सकता, और खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका गुण क्या होता है, अखंडित गुण वाले होते हैं, ऐसा करके बोल देगा वो। ये सब है प्रश्न बनते हैं, ये पूरा प्रश्न ही लिख रहा हूं मैं, उसका आंसर आ रहा है समझ में। कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ दे तो ध्वनि, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ दे तो वर्ण, केवल भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ दे तो आप क्या ले लेना, वर्ण। क्योंकि भाषा नॉर्मल हम लोग वर्ण के बिना बोल नहीं सकते, तो उसी को लिया जाता है वर्ण को, और ऑप्शन में भी वर्ण नहीं रहता है, ध्वनि को बहुत कम दिया जाता है। क्लियर है। अब वर्ण क्या होता है, ध्वनि का लिखित रूप, और ध्वनि क्या होता है, वर्ण का मौखिक रूप। आ रहा है समझ में। अब ये वर्ण क्या है, सबसे छोटी है, इसलिए इसको क्या बोला गया, लघुत्तम वाक ध्वनि। और ये सबसे छोटी है तो इसको और खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, अखंडित है। तो ऐसा ध्वनि, ऐसी ध्वनि या ऐसा वर्ण, ऐसी ध्वनि जिसको और खंडित ना किया जा सके, वही क्या है, वर्ण है। ऐसा लिख के आएगा तो मान लोगे उसको सही, हाँ मान लेंगे। आ रहा है समझ में। अभी टेस्ट हम देखते हैं मानते हो कि नहीं मानते हो। अभी नाच रही है इस समय, तो आप अच्छा से बना सकते हो ये सब चीज। तो ये हो गया, आया कि नहीं आया समझ में वर्ण के बारे में। अब वर्ण से ही क्या बनेगा आपका, वर्णमाला। वर्णमाला का आप संधि विच्छेद करके बताइए मुझे, क्या समझ आता है। वर्णों की माला, वर्णों का माला कैसे होगा ठीक है, वर्णों की माला। ये गलती तो हमसे होगा ही, क्योंकि हमको बचपन से वो सिखाई नहीं गया, कोई टोकने वाला ही नहीं था। जब हम लोग वर्ण का माला बोल रहे हैं तो कई लोगों को ये भी अभी समझ नहीं आ रहा होगा, सर की और का क्यों बोला, आ रहा समझ में। तो ये हमको कभी नहीं सिखाया गया, और हम भी ऐसे ही है। हम मतलब मैं, अभी मेरा सुधर रहा है धीरे धीरे। तो हमको पता ही नहीं रहता कि कौन सा लिंग क्या है। माला मतलब स्त्रीलिंग है, तो उससे पहले की लगना चाहिए, तो अच्छा लगता है। देखो, वर्णों का माला या वर्णों की माला, कौन सा अच्छा लगा, वर्णों की माला अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो ये हिंदी सिखाई जाती तो हमको अच्छा लगता, लेकिन वो सिखाई नहीं गई है। आ रहा समझ में। तो वर्ण से क्या बना, अब मैं थोड़ा सा, अब ध्यान रखो, ये वर्ण के समुदाय से, ये ध्यान से देखो कि सार्थक जब वर्ण समुदाय होता है, सार्थक वर्ण समुदाय, क्या समझे समुदाय का मतलब। मैं बीच बीच में पूछता हूं तो दिमाग लगाया करो, तभी तो दिमाग लगाना सीखोगे। आ रहा है समझ में। तो सार्थक वर्ण समुदाय मतलब एक समूह बन गया। तो जब आप वर्णों के समूह को लेते हो, क्या लेते हो, वर्णों के समूह, या इसी को बोलोगे आप सम्मेलन, मिलन करवाते हो, तो वर्ण दो छोटा छोटा वर्ण, मतलब स्वर और व्यंजन मिल गया तो छोटा सा अक्षर बनता है, कल देखे थे हमने। तो यही वर्णों का अगर पूछ दे आपको तो ये क्या कहलाता है, अक्षर। ये कल मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन ऐसे घुमा दिया अगर कि वर्ण का सार्थक होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो सार्थक मतलब जो यूज किया जा सके वो सार्थक है, जिसका कुछ अर्थ निकले। तो सार्थक वर्ण समुदाय ही क्या होता है, अक्षर होता है। तो ये वर्णों से क्या बना, अक्षर, कल हमने देख लिया था। और अक्षर से क्या बनते हैं, शब्द, शब्द से वाक्य, और वाक्य ही क्या है, भाषा है। तो सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य, सबसे छोटी इकाई वर्ण। आ गया समझ में। हाँ, अब वर्णमाला का देखते हैं, बता चुका हूं मैं। चलो, वर्णमाला को क्या बोला गया है, क्या बोलोगे, वर्णों की माला, ये तो सीधा दिख रहा है, वर्णों की माला। और क्या बोल सकते हो, इसका मस्त अभी लिख के आया था एकदम जबरदस्त, वर्ण के व्यवस्थित क्रम व्यवस्था समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इतना लंबा चौड़ा आदमी देख के डर रहा जी, ठीक है। तो ऐसे लिखा था कि वर्ण का व्यवस्थित क्रम समुदाय, तो वही तो है यार, व्यवस्थित क्रम समुदाय।
तो समुदाय का मतलब समझ गए क्या होता है, समूह होता है। तो किसका व्यवस्थित क्रम है, किसका व्यवस्थित क्रम है, वर्ण का। अब वर्ण को आप व्यवस्थित रूप से जमाओगे तो वही तो वर्णों की माला बन जाएगी, बनेगी कि नहीं। तो वर्णों की क्या है, ये माला है। अब वर्णों की माला आपको पता रहना चाहिए कि कितने हैं। तो बचपन से आप पढ़े हो कितने हैं, 52। कितने वर्ण है, 52 वर्ण है। और इसके जस्ट आधा क्या है, अंग्रेजी में है, कल बता रहा था। इसलिए तो कठिन हो जाता है हिंदी आपका, क्योंकि इसमें ज्यादा पढ़ना है आपको। हर ध्वनि के लिए अलग चाहिए इसमें, लेकिन उसमें हर ध्वनि के लिए अलग नहीं चाहिए होता है। आ रहा है समझ में, इसलिए वो सरल हो जाता है। हिंदी थोड़ा से क्या हो जाता है, कठिन। अब 52 वर्ण का आपका टारगेट ये रहेगा कि आपको 52 वर्ण में क्या क्या वर्ण है उसको आपको निकालना है। तो ध्यान से आपको समझना है, अब याद करने का क्या करना, प्रयास करना है इसको। सबसे पहले आपका जो मेन है, सबसे पहले जो मेन है वो क्या है, स्वर। क्या है, स्वर। स्वर के बिना कुछ नहीं, स्वर। ठीक। अब ये स्वर क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा उदाहरण देते हुए चलूंगा, इसमें पूरा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ मैं संख्या लिखूंगा, दूसरे वाले में थोड़ा सिस्टेमेटिक चलते हैं। यहाँ एक स्वर होता है, आपको सबको पता है। और हमने क्या पढ़ा है स्वर में, चलो बताओ, आ। अब आज लिखना विखना बंद करो, कोई लिखते हुए देखेगा तो मैं फेंक दूंगा बाहर, तुमको नहीं, पेन को नीचे में डाल दूंगा। तो बढ़िया से पार्टिसिपेट करो, बोलना सीखो इसमें, क्योंकि जितना अच्छा उच्चारण हो जाएगा ना, तो अभी जितना मैं आपको रटवाया जाता है उतना मैं आपको याद करवा दूंगा क्लास में, टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि वर्णमाला से 4 प्रश्न तो आना तय है एडीओ में। तो यहाँ हम लोग एकदम डीप में जाएंगे। अब स्वर से आप क्या क्या पढ़े हो, आ ई उ री कहाँ गया, ऋषि मुनि की री, काबा छोड़ दो, खाट रहे हो, वो भी है। हिंदी की मानक भाषा में उसको भी लिया गया है। आ रहा है समझ में, किसके बाद आता है, ऊ के बाद। तो दो दो बन जाता है, आ ई उ ऊ। अब रुक जाओ, ऋषि मुनि की री। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ो, ए आई ओ औ। और अच्छा वो भी नहीं है, तो आज सीखोगे आप सही में। तो स्वर कितने होते हैं, मात्र 11। अब ये 11 क्या है, सबसे पहले तो ये हमने सीखा आ, बड़े आ बोलते हैं। उसके बाद ई ई, बड़े ई बोलते हैं कई लोग। तो इसमें थोड़ा जोर नहीं लगाना है, ई होता है और इसमें जोर लगाते हैं, तो बड़ा में जोर लगाना है। उसके बाद क्या होगा, उ ऊ, आ गया समझ में। और यहाँ क्या आएगा, री। आप इसमें भी संस्कृत में जाओगे तो 2 री लिखते हैं, एक बड़ा एक छोटा होता है, लेकिन यहाँ एक ही री है, ज्यादा टेंशन नहीं है, बने होगे। नहीं तो एक और री ऐसे जुड़ जाता है, वो आपका हम लोग उसमें पढ़ेंगे संस्कृत में, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। क्यों पढ़ेंगे भाई, अभी तो काम ही नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, ए। इसको क्या पढ़ते हो आप, आय नहीं पढ़ना है, आई पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ोगे आप, आई, आई नहीं पढ़ते इसको, आई पढ़ते हैं, ए दई वाला। तो आई, ए आई, ए आई, बोलो आई, आई आई दई। इसको क्या बोलोगे, ओ। इसको क्या बोलते हो, औ, औ वाला ऊ। तो ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो इंग्लिश में, बताओ। तो इसको ऐसे क्यों लिखते हैं भाई, आ ऊ लिखते हैं, इसलिए इसका उच्चारण ही वैसा आता है, औ। आगे समझ में, तब उच्चारण आपको सही करना है। तो जैसे ये है ए आई ओ औ, आ गया समझ में। तो आ ई उ ऊ री, ए आई ओ औ। कितना हो गया, इसको भी अच्छा लिखा हूं मैं, ऊपर में 4 नीचे में 4, सिस्टमेटिक, और बीच में 3। तो 4 3 7 4 11। आ गया समझ में। अब सर ये अन आहा को कहाँ भेज दिया, इसको आगे भेज दिया गया है, ये योग होता है। ठीक है, कौन हरे लड़का परेशान कर दे, जियो वाला होता था दिमाग खराब हो जाते मोर। एक तो बिजी रहे 2 3 बार हुई तान उठाता हूँ, तान सर आपने रिचार्ज नहीं करवाया इसे के। भाई दोनों सिम में इतना को रिचार्ज करा थे, 2 ठन सिम जियो के था, 1 ठन में कराबो जी, है कि नहीं। इनको बोला गया अयोग वाह, क्या बोला गया,
अयोग वाह। अ से याद रखना अन अहा, आ से चालू हो रहा है, अ से अन अहा, अन अहा बोलते थे लास्ट में। लेकिन कभी भी इसको, ये एक्चुअल में स्वर क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आप परिभाषा जब पढ़ोगे ना तो स्वर क्या होता है, हम लोग अभी चालू करने वाला है, तो स्वर वो होता है जो एक ही स्वर में निकल जाए। क्या होगा? एक ही स्वर में निकल जाए, निर्बाध रूप से निकल जाए, निर्बाध, निर्बाध हवा निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं रुकावट मिल रहा है आपको। जैसे आ ई अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कोई मतलब तकलीफ ही नहीं है बोलने में, वो होता है स्वर। किसी की जरूरत ही नहीं है, सहायता ही नहीं है, स्वाश्रित होते हैं लोग। क्या होते हैं? स्वाश्रित। कहने का मतलब किसी और वर्ण की जरूरत ही नहीं है इसमें। ये अपने आप में वर्ण क्या है? स्वतंत्र है। आ बोलने के लिए आप कुछ दूसरा वर्ण की जरूरत है क्या इसमें? आ तो अपने आप में एक वर्ण है, आ बोलने के लिए भी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं है। 52 वर्णों में ये 11 वर्ण ऐसे हैं जिनका आप दूसरे वर्ण के सहायता के बिना बोल पाते हो। आ रहा है समझ में? जैसे ई बोलो तो दूसरे वर्ण की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अन आहा बोल रहा हूं तो कोई ना कोई तो सहायता ले रहा हूं। बताओ क्या ले रहा हूं सहायता? अन का सहायता नहीं, अ का सहायता ले रहा हूं। शुरू में बोल दिया ना, तो इसमें तो सहायता लिया गया, तो ये स्वर नहीं हुआ, इसलिए इसको अलग करके क्या बोल दिया गया? इसको अयोग वाह। आया समझ में? इसको ऐसा लिखते ही नहीं है हम, तो इसको सहायता के लिए अनहा लिखा है। ये एक्चुअल में ये है, ये भी नहीं है, ऐसे है। बस बिंदु लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है? जैसे हम लोग दंत लिखते हैं, तो ये जो ऊपर में लगाया ये क्या है? यही है ये। और इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जिसमें नाक में जोड़ पड़ता है, नासिक में। बिना नाक में जोड़ डाले, नाक को बंद करके दौड़ के दिखाओ, दत्त दत्त दंत। नाक में जब तक झुंझुनाहट नहीं आएगा ना, नहीं बोल सकते आप। आ रहा समझ में? तो ये नासिक है, अनुस्वार है ये। आ रहा समझ में? तो बिना नाक में जोड़ डाले बिना आप अन की आवाज ला ही नहीं सकते। ये हम लोग अभी 4-5 दिन में सीखने वाले हैं। देख पे निकल जाए। इसको ऐसे लिखते हैं, ये स्वतंत्र रूप से ऐसे लिखा जाता है। हम तो यहाँ आ का साथ ले लिया है, लेकिन ये अब इसको बोल ही नहीं सकते बिना आ के। आ बोलोगे तभी उच्चारण आता है। आता है कि नहीं आता है? और यही क्या कहलाता है? तो आपसे पूछा जाएगा कि अनुस्वार और विसर्ग क्या चीज है? अयोग वाह है, किस स्वर है? और ऐसे लिख के दे देगा ये क्या है? तो अनुस्वार है। ऐसे लिख के देगा तो ये विसर्ग है। आ गया समझ में? यहाँ कितने आ गए? 2। तो ये 2 यहाँ आ गए, 2। अब इसके बाद जो बचा, ये हो बचने के बाद सब व्यंजन बचे हैं। आ रहा समझ में? तो कुल कितने व्यंजन बचे होंगे? 52 में आप 13 घटा दो। 52 में कितना घटा दो? 13 घटेगा ना यार। 52 में 13 घटाओगे कितना बचेगा? 35 बचेगा। जोड़ के बताओ ना, रटे हो उसको मत बताओ ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ उसको बताओ। 39। कुल व्यंजन 39 है, लेकिन प्रश्न अब अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। व्यंजन, कुल व्यंजन 39 है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सब में व्यंजन लिखते हैं हम लोग, तो सब व्यंजन है यार अपने आप में। ये कोई मतलब समझते ही नहीं है इसको। बहुत लोग बोलेंगे, अब मैं बहुत जगह देखा हूँ, अभी मैं कल से रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले टाइम बहुत लोगों को डाउट था इसमें, बहुत मैसेज आया था मुझे। मतलब बहुत नहीं, 3-4 लोग ही तो पढ़ने वाले थे। बाकी लोग तो ऐसे होते हैं कि मैं जो बोलता हूँ उसमें खतरनाक भरोसा रहता है उनका। सर बोल दीस ना, बस विल पढ़ लो। कुछ हिंदी वाले बच्चे हैं जो हिंदी में कुछ ना कुछ पढ़ चुके थे ना पहले, उनको अलग अलग क्योंकि विरोधाभास हुआ तो पूछेंगे। तो आपका बढ़िया होता है कि आप एक जगह से पढ़ते हो ना, तो माइंड में विरोधाभास कम हो जाता है, इससे आप जल्दी एग्जाम क्रैक करते हो। और 2-3 विरोधाभास आया ना तो काट आलम करके हो गया था दिक्कत। अब यहाँ 39 व्यंजन है, इसमें सबसे पहले व्यंजन आएगा मूल व्यंजन। मूल मतलब मूलचंद। तो क्या होता है मूल व्यंजन? मूल का मतलब क्या होगा? जो प्रारंभ से होता है। जैसे मूल मतलब जड़, जो पहले से था वो व्यंजन मूल व्यंजन कहलाए। अब इसमें को इसको भी हमने अलग अलग बांटा है। वो अलग अलग क्या है? सबसे पहले है, उसके उच्चारण के आधार पर बांटा गया है, उसके उच्चारण के आधार पर। ये सब लोग हम लोग व्यंजन में भी सीखने वाले हैं 1-2 दिन में। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्पर्श व्यंजन। आज पूरा ये 5 बार लिख के रट लेना।
स्पर्श मतलब क्या होता है? ठीक है छू कर देखिए। तो यहाँ नहीं छूना है, बाहर में, अंदर में छूना है। तो जीभ के बिना आप बोल सकते हो क्या? आपका जीभ काट दिया जाना तो आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये जीभ ही आपका क्या करता है, सब ध्वनि को निकालता है। बिना जीभ के आप बोल ही नहीं पाओगे। जो हवा यहाँ से निकलेगा ना, वो उसको इधर उधर करता है, और वैसा क्या करता है, जीभ को पकड़ो और बोल के दिखाओ मुझे, हो सकता है? या जीभ को एक जगह रख के बोल के दिखा सकते हो? नहीं। तो जीभ जहां स्पर्श करेगा, जीभ जहां स्पर्श करेगा वो स्पर्श व्यंजन है। तो जैसे क बोलोगे ना, तो पीछे जाके वो पीछे स्पर्श करता है, तालु में, हाँ कंठ में, सॉरी कंठ में पीछे जाता है। क बोलो, क पीछे जा रहा है जीभ, क ख ग घ अंगा। अगर आपका जीभ पीछे नहीं जा रहा है ना, तो आप सही से उच्चारण कर ही नहीं पाओगे। आगे लाओ जीभ को और का बोल के दिखाओ, ख बोल के दिखाओ, बोल ही नहीं पाओगे आप। जीभ को आगे लाके बोल ही नहीं पाओगे। अब ये तो क वर्ग था, वैसे ही च वर्ग में भी पीछे, च वर्ग में कहाँ जाएगा ये? च वर्ग में तालु में जाएगा। तालु समझते हो? ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है? तो मैं कहाँ कहाँ स्पर्श करते हैं मैं रिवीजन कराऊंगा वहां, मतलब पढ़ाऊंगा वहां, रिवीजन कहाँ का भी पढ़ोगे। तो वहां आपको इसको मैं याद करवाने का, आज ठेका लिया हूँ याद करवाने का, कल इसको मजा लेंगे, मजा करेंगे और कुछ नहीं, हिंदी मजा है। कचट तप, क्या करना है? ये कचट तप हो गया है, आप लोग बचपन में पढ़े हुए, कचट तप करके प्रैक्टिस करोगे। अब कचट तप में ये क्या कहलाया? क वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ अंगा। अंगा को भूल जाते हैं बहुत लोग, तो क ख ग घ अंगा। इसके बाद च छ ज झ या, आगे समझ में? ट के बाद ट ठ ड ढ, ठीक है? ट ठ ड ढ ण, बाण कणा पहले आएगा। उसके बाद त थ द ध न। कई लोग अभी भूल गए हैं बीच का, आज इसको अच्छा से प्रैक्टिस करके आओगे, समझ आ रहा है मुझे, क्योंकि बीच बीच में आवाज थोड़ा कम हो जाता है तो वहां समझ जाता हूँ कि आप भूल गए हैं। प के बाद प फ ब भ म, ये तो ये लास्ट वाला देखोगे तो नाक के बाहर आता है, ये पढ़ेंगे हम लोग, नासिक है ये सब, ठीक है? अब कितना हो गया देखो, 5 5 5 5 5, कितने स्पर्श व्यंजन है? आरुख सरल है, 25 गिनवा दिए ना। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 5, 5 वर्ग है तो 5 पंचे 25, ये स्पर्श व्यंजन हो गए। ये मूल व्यंजन के प्रकार है कि नहीं है? कहाँ लिख रहा हूँ इसको? मूल व्यंजन में। आगे समझ में? इसका नोट्स अच्छा से बना दिया हूं मैं, इसको आपको प्रिंट करवाना है तो करवा लेना। ये स्पर्श व्यंजन के बाद आता है, माँ के बाद क्या आता है? य र ल व, य र ल व। अब बिना इसमें ना ऐसा लगता है, आप इसको थोड़ा महसूस करो, य र ल व, ऐसा लगता है कि अंदर से निकल रहा है, बाहर में कुछ ऐसा नहीं है। एकदम बोल के देखो ना, बिंदास बोलो, कौन मना कर रहा? हल्ला कर सकते हो आप, चलो हल्ला कर लो, या र ला वा, अंदर से निकल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? ज्यादा मुंह में जोर नहीं आ रहा है, अंदर से आ रहा है, छाती से आवाज आ रहा है। और जोर से बोलोगे ना तो और यहाँ जोर से ऐसा लगेगा, अंदर में धक धक हो रहा है, या र ला वा तो अकेला रूम में बंद कर लेना और जोर जोर से चिल्ला के देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं अंतस्थ। क्या बोलते हैं? अंदर से आएगा। ये कहां से आएगा? अंतस्थ व्यंजन। क्या है अंतस्थ में? य र ल व, कितना है? 4 हो गया। इसके बाद अंतस्थ के बाद य र ल व के बाद क्या आता है? श श स ह। अब इसमें अपने हाथ के सामने ऐसे रखो, रखो ना, और बोलो तीनों चारों वर्ड को बोलो। तो ऐसे नहीं रखना है मुंह के सामने में क्या मैं मेहंदी देखने के लिए बोल रहा हूँ क्या? मुंह के सामने में रखो, पास में रखो एकदम, श श ह। और यार अलावा बोल के देखो, यार अलावा, दोनों में क्या अंदर आया? हाँ, श श श ह बोलने में ज्यादा उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा, ऊर्जा ज्यादा लगता है। क्या लगता है? ऊर्जा ज्यादा।
गरम ज्यादा लगेगा, और जोर से बोलोगे और ज्यादा ऊर्जा लगेगा, क्योंकि उसमें गरम गरम हवा निकलेगा आपका। निकलता है कि नहीं निकलता है? बोलोगे तब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उष्म व्यंजन। आ गया समझ में? अब बताओ, इसको रटा जाता है, प्रैक्टिस कर लो यार, मजा भी है प्रैक्टिस में, ऐसा भी नहीं है कि बोरिंग है। अब इसमें क्या आएगा? तीनों सा। पहले कौन सा आता है, चलो बताओ। हाँ, शक्कर, फिर षटकोण, फिर सरोता, फिर हलवाई। ये कितना हो गया? 4। आया समझ में? तो ये है आपका उष्म व्यंजन। और मेरे को अभी तक ये तीनों सा में अंतर ही समझ नहीं आता है, क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया। बचपन से अगर वो चीज़ सिखाया जाता ना तो ये समझ आता। अभी तो हम मेरे पत्नी को आती है समझ में। और बाई जी क्या बोलती है, कभी भी कल प्रैक्टिस कर रहा था रात में, तो क्या बोलते, तीनों लेग जैसे मत बोल, अलग अलग बोल चल। और मतलब प्रैक्टिस करा दे, थक गए। पिछले टाइम भी हुई छोरी से। अब मैं कल रात में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो रात में जब प्रैक्टिस कराता हूँ तो वो कस के हंसत रही से, रात में 11 बजे सब शांत माहौल रही से, वो कस के मजा लेती रही से। हम तो बिंदास रतन यार, पढ़े एक जगह में कुछ सोचना नहीं है। कितना हो गया मूल व्यंजन? कितना हुआ जी? 25 और 8 कितना हो गया? 33। तो अगर आपसे मूल व्यंजन पूछा जाए तो कितना होता है? 33। आ गया समझ में? इसके बाद हमने कुछ व्यंजन बाहर से लिया है, आगत व्यंजन, जिसी को बोलते हैं द्विगुण। क्या बोलते हैं? द्विगुण। या इसी को बोलते हैं उत्क्षिप्त, या इसी को बोलते हैं आगत। ये बाद में आया, क्योंकि हमको कुछ कुछ ऐसा है, जैसे मैं बोलूंगा कि आपको लिखना है ये पढ़ाई, तो पढ़ाई लिखा तो पढ़ाई में आपका जो आपका जैसे उच्चारण करना है, पढ़ाई उच्चारण करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? लेकिन हिंदी में क्या था, पढ़ाई उच्चारण करने के लिए जो ढ़ा बोल रहे हो ना, ढ़ा, पढ़ाई में ढ़ा, वो ढ़ा का कुछ है ही नहीं इसमें। अब मैं लिख दिया तो मेरा विचार आप तक, मेरा विचार आपके तक पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। आप तो क्या पढ़ लिए उसको? पढ़ाई। अब वो पढ़ाई हो गया, जैसे बढ़ाई बोला था बढ़ाई बोल दोगे आप, तो मेरा विचार आप तक पहुंच ही नहीं रहा है कि नहीं? इसलिए हमको कुछ और वर्णों की जरूरत पड़ी, और यही वर्ण 2 है, जिसमें हमने यहाँ कुछ बिंदु लगा दिया। अब उच्चारण करके देखो, पढ़ाई। अब आया अच्छा उच्चारण। जो मैं लिखा हूँ वही आपके तक पहुंचना चाहिए ना, तभी तो मौखिक और लिखित भाषा का कुछ अर्थ निकलेगा, कि मौखिक है वही तो लिखित में रहे, और वो लिखे है उसको पढ़े तो मौखिक जैसा हो जाए वो। इसलिए यहाँ 2 हमने व्यंजन लिया, और ये 2 व्यंजन है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, ये डाउ ढा दिख रहा है, यही नीचे में हमने बिंदु लगा दिया, वही बिंदु उत्क्षिप्त है, उसको उठा देता है थोड़ा से। ढा आराम से बोल रहे अड़ा, उड़ गया कि नहीं उठा? और अड़ा उठा कि नहीं उठा? ड अड़ा उठा देता है उसको, तो इसलिए उत्क्षिप्त है ये। तो कहाँ उत्क्षिप्त लगा दिया हमने? ड के नीचे और ढ के नीचे। तो ये क्या कहलाते हैं? 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त या द्विगुण कितने होते हैं? अब 2 गुण रखना है, एक डा और एक उत्क्षिप्त का, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है। आया कि नहीं आया समझ में? ये कितने हो गए व्यंजन में? 35 हो गए हैं। कितने हो गए? 35। अब क्या आएगा सर? संयुक्त व्यंजन। देखो 4 बचा है, 33 2 35, 35 और 4 बचा है, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक। संयुक्त व्यंजन क्या आता है इसके बाद? ह के बाद क्या आता है? छ, छत्रिक्ष आता है, क्षत्र ज्या, और लास्ट में स्र भी लेते हैं। तो ये 4 होंगे, क्या क्या? छ, त्र, ज्या, स्र। ये तो ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ज्ञानी ज्ञा, ज्ञा है कि नहीं? अच्छा चलो, छह को क्या क्या संयुक्त मतलब क्या समझे भैया? संयुक्त होना, 2 जोड़ों का संयुक्त मिलन हो रहा है, ऐसा करके शादी में बोलते हैं ना अभी, एकदम शुद्ध हिंदी वाला ऐसे। तो 2 परिवारों का संयुक्त होना तय है, आज नहीं तो कल भगवान ने लिखा है, तो नोनी और बाबू ऐसे करके चालू करते हैं। तो संयुक्त मतलब इसमें व्यंजन क्या हुए हैं? संयुक्त हुए हैं।
तो यहाँ कुछ तो संयुक्त होकर बना होगा, तो वो संयुक्त आपको पता रहे। तो क्या हुआ है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हो क्या, जानकारी है इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है, क, क्या है ये क, और ये क्या है, कौन सा वाला, गलत, षटकोण दूसरा वाला है। कौन सा वाला है, दूसरा वाला। ये गलती आप नहीं करोगे, आ गया समझ में। ये प्रश्न आ जाएगा तो कई कई लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो बीच वाला है दूसरा वाला, पहला और लास्ट वाला नहीं है, 3 सा में। आ गया समझ में। इसके बाद क्या आएगा, त्र। त्र तो एकदम सरल है, ये एक्चुअल में ये ऐसे त रहता है, और आप ऐसे बचपन से लगाए हो कि नहीं लगाए हो, जैसे ब्रज लिखना है तो ब्रज ऐसे लिखते हो। तो ये क्या कहलाता है, ये आधा रा है, ये आधा रा है। आ रहा समझ में, ब्रज में र लगा है इसे, रा, तो र ही है रा। तो यहाँ त में क्या लगाते हो आप, र, ऐसे त्र बना है। ये आया कि नहीं आया समझ में। तो ये ऐसे बना है, लेकिन हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो मैं खुद लिखा हूँ। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, इसको जो समझते नहीं है वो लोग ऐसे लिखते हैं, और ये आदत में आ गया। जैसे मैं समझता नहीं हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पहले नहीं समझा था, इसलिए मेरे हैबिट में आ गया, ये करके हैबिट में है। लेकिन जो ज्यादातर लिखते हैं ना वो लोग ऐसे लिखते हैं, देखना कि पहले त बनाएंगे और त्र ऐसे बनेगा। आ रहा है समझ में। तो इसमें जो आधा है वो क्या है, त पहले आ रहा है उच्चारण में, कि रा आ रहा है, त आधा आ रहा है। आ रहा है समझ में। तो यही त आधा है और र पूरा है, इसमें ध्यान रखना। तो इसमें जो रहता है र पूरा रहता है, र पूरा रहता है, ब आधा रहता है। जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। आ रहा है समझ में। अब मैं पूछूंगा, अगर बताए भी ना पूछ देता ना, तो बहुत लोग बोलते सर र आधा है ब पूरा है, दिखता है कि नहीं दिखता है। तो ये हम लोग देखेंगे अभी 2-3 दिन में आ जाएगा ये। तो यहाँ ब क्या है, आधा है, और र पूरा है, क्योंकि ब्रज बोलो ना, ब्रज, र पूरा आ रहा है, ब पहले आधा हो रहा है। जैसे आप बोलते हो ना, जैसे क्या बोल सकते हैं, भी याद नहीं आ रहा है। और क्या बोल सकते हो, ड्रम, ड्रम में भी ऐसे आता है। अब इसको मैं अगर लिखूंगा तो ये ऐसे लिखेगा, ड्रम, ड्रम। ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कैसे होगा। पहले तो यहाँ फोकस करो, त और र से मिलकर बना है, ये पूछा जा सकता है। तो किसका संयुक्त है ये, त और र का संयुक्त हुआ है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ज्या, ज्या, इसको जा और इया, जा और इया, इसलिए अब इसका उच्चारण ज्या आना चाहिए। अब का उच्चारण क्या आना चाहिए, ज्या। तो ज्ञानी की ज्ञानी, तो ज्ञान पढ़ना चाहिए। अब आ रहा है समझ में। तो ज्ञानी सही है, ना कि ज्ञानी सही है। तो जो संस्कृत भाषी है, जो सही में जानते हैं ना व्याकरण, या जो सही में व्याकरण जानते हैं, वो कभी भी ज्ञा तो बोलते ही नहीं है। जैसे मेरे गुरु हैं, मेरे को संस्कृत जो पढ़ाए थे वो गुरु है मेरे, वो कभी भी आज तक ज्ञा बोले ही नहीं है, हमेशा टोकते थे मुझको। 2-4 दिन ठीक रहता था मेरा, फिर से ज्ञानी में आ जाता था मैं तो हमेशा टोकते थे मुझको, और वही टोकने के कारण थोड़ा बहुत सुधरा। अब वो 10वीं में आए मेरे, उससे पहले मिले रहते तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। वही होता है कि आपका गुरु अच्छा हो जाए ना, तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अब वो हमको 10वीं में मिले, और 10वीं में जैसे ही संस्कृत पढ़ा, उसके बाद तो 11वीं में फिर से छूट गया साथ। तो 1 साल का बहुत परिवर्तन था मेरे अंदर। तो ज्या क्या हो जाएगा, ज्या। ये क्या है, क्या है ये ऐसा है, लेकिन इसको ऐसा नहीं लिखा जाता। आ रहा है समझ में। ये यही है, दोनों यही है, लेकिन इसको अच्छा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सा है, आधा सा, ये क्या है, ये आ गया समझ में, आधा सा है। इसमें क्या लगा है, आ गया समझ में, पूरा रा। तो ये है स्रा। जैसे मैं श्रृंगार बताया था, यही आता है आपका ये, कि कौन सा सही है। वर्तनी में हम लोग में पढ़ेंगे कि ऐसे लिखते हैं, देखे हो ना, ऐसे लिखा रहता है, क्योंकि स्रा में री जुड़ के श्रृंगार बना। लेकिन ये क्या है, गलत है पूरा पूरा, क्योंकि सा तो अपने आप में ये सा है ना भाई। अब आपको रा को हटाना है और क्या लगाना है, री लगाना है, तब तो ये श्री बनेगा। आपने डबल डबल रा लगा दिया है, तो ये ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, ये सही है। तो सा आधा सा
और ये री, ये कौन सा मात्रा है? ये आपने जो ऋषि मुनि का री पढ़ा था, वही री का मात्रा है ये, ऋषि मुनि का री। आ गया समझ में? तो श्रृंगार, श्रृंगार ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये होता है संयुक्त व्यंजन, तो उसको ध्यान रखना कच्छा, तो इसलिए छत्री बोलते हैं, छतरी मत बोल देना, छत्री अंदर में का आता है थोड़ा सा, छत्री। अब वो माइक में नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। वैसे ही त्र का तो एकदम सरल है, ता और रा। ज का हो जाएगा ज, यहाँ उच्चारण सही करोगे तो ऑटोमेटिक वो सही आएगा। जैसे ही आपने उच्चारण गलत किया, अभी से आदत डाल दो, क्योंकि पेपर में आएगा और उच्चारण आप क्या कर रहे हो ना, तो ऐसे लिख के आओगे आप, क्योंकि उच्चारण क्या कर रहे हो आप, तो ऐसे लिखोगे। जैसे ही ज्या उच्चारण करना चालू करोगे तो जा और यहाँ लिख के आओगे, ज्या। आ गया समझ में? और श्र में कैसा वाला सा है वो तो दिख ही रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है? शक्कर का सा और र। आ गया समझ में? ये कितने हो गए? 4, टोटल कितने हो गए? अब यहीं पर क्या किया गया पता है? थोड़ा से केंद्रीय मानक, जो अपना केंद्रीय मानक क्या होता है? एक नॉर्मल हिंदी होता है जो हम लोग बोलते हैं, जिसका कोई हाथ गोड़ नहीं रहता, क्लियर है। एक होता है मानक हिंदी, जो नॉर्मल हिंदी, जो बोलचाल की हिंदी, वो गलत सलत रहता है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कल ही बता रहा था ना, दोनों सही लगता है हमको, दोनों को यूज करते हैं और दोनों को सही भी बोला जाता है। एक होता है चिन्ह और एक होता है चिन्ह, लेकिन मानक हिंदी में चिन्ह सही है, लेकिन हम जब उच्चारण करना चालू करें और उच्चारण को गलत कर दिए, क्योंकि ध्वनि के बाद लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, सुनते हैं उसको लिखते हैं। अब सुना हमने बार बार क्या? चिन्ह, तो हमने लिखना चालू कर दिया चिन्ह, क्योंकि सुना ही चिन्ह। दोनों में अंतर समझ आ रहा है ना? नहीं तो ये नहीं होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण और नारायण एक जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नारायण अलग है नारायण अलग है। तो चिन्ह अलग है, चिन्ह अलग है, लेकिन चिन्ह को चिन्ह बोलते गए, इसलिए वो चिन्ह लिखा गया। अब ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये क्योंकि प्रचलन में आ गया तो ही बोलते हैं ना। कई बार आप झूठ को बार बार बोलोगे तो सत्य हो जाता है, वही वाली बात है कि आप ये झूठ को आप लिखते गए और ये सत्यता, अब ये गलत नहीं बोलते, कई लोग सत्य ही बोलते हैं। लेकिन मानक हिंदी में जो मानक निदेशालय है अपना केंद्र का जो मानक हिंदी निदेशालय है, उसने क्या माना? इसको सही माना है, आ रहा है समझ में? लेकिन उसको गलत भी नहीं बोला है ये कहना है मेरा। तो यहाँ भी उसने कुछ तो किया होगा, तो वही पूछता है कि केंद्रीय मानक निदेशालय के अनुसार कितने व्यंजन हैं? तो उन्होंने क्या किया? ये व्यंजन को व्यंजन नहीं माना। क्यों भैया? ये व्यंजन को व्यंजन क्यों नहीं माना? क्योंकि ये व्यंजन का ही मिलन है, तो ये अपने आप में एक व्यंजन है ही नहीं, ये तो संयुक्त होकर व्यंजन बनाया है। जो व्यंजन है ये इतना है, 33 भी नहीं है, मूल व्यंजन 33 है, दोनों को मिलाकर क्या बनाया उसने? व्यंजन बनाया। तो अगर आपसे क्या पूछे वो केंद्रीय मानक निदेशालय, स्पेशल ऐसा बोले, केंद्रीय मानक निदेशालय के अनुसार क्या है पूछे तो कितने व्यंजन है? 33 + 2 35 व्यंजन। कितने व्यंजन है? 35 व्यंजन है। और स्वर कितने हैं पूछे तो? स्वर तो 11 ही है, वो तो दिख ही रहा है यार, क्योंकि उसको अयोग्य माना है। उसको क्या माना है? अयोगवाह। अन आह जो अनुस्वार और विसर्ग है वो क्या है? अयोगवाह। आ गया समझ में? अब पूरा 52 वर्ड का कहानी समझ आया कि नहीं आया? तो चालू कहाँ से हुआ था? स्वर से। स्वर क्या होते हैं थोड़ा से ध्यान में आया? जिसको एक ही स्वर में आप निकाल सकते हो, स्वर। आ रहा है समझ में? जिसमें निर्बाध हवा निकलती है अपने मुंह से, जो क्या है? स्व आश्रित है, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है, स्वयं के ऊपर आश्रित है। दूसरे वर्ण की सहायता लग रहा है क्या? नहीं। लेकिन आपको क बोलने के लिए अ लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ ट बोलने के लिए आ रहा है, तो ये जितने भी है इसको बोलने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है? स्वर। तो व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये व्यंजन है। तो ऐसा वर्ण जिसको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता हो, वो वर्ण क्या है? व्यंजन है। इसको कल पढ़ेंगे हम लोग परिभाषा को। और जिसको बोलने के लिए किसी और वर्ण की जरूरत ना हो, वो क्या है? स्वर है। आ गया समझ में? और यही है स्व आश्रित, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? स्व आश्रित बोला जाता है। तो ये आज क्या करोगे आप? बिना देखे लिख सकते हो। तो आ से आह तक तो पता रहता है, तो अ से औ तक क्या हो जाएगा आपका? स्वर। फिर अन आह क्या हो गया? अयोगवाह। फिर मूल व्यंजन कितने हैं? 33। उसमें 25 4 और 4 होगा। 25 में कैसे याद रखना है? सीधा कचट तप। क्या रहेगा? कचट तप। उसके बाद तप, माँ के बाद क्या आएगा? यर अलावा। कहाँ से निकल रहा है? अंदर से। उसके बाद क्या आया? उसमें व्यंजन।
उष्मा व्यंजन मतलब उष्मा निकल रहा है, स स स ह में। इसके बाद क्या आया, आगत मतलब द्विगुण या उच्छिप्त। कहाँ उच्छिप्त डाला हमने, ड और ढ में। तीसरे वर्ग जो है उसके ड और ढ में हमने क्या डाला, उच्छिप्त डाला, इसलिए क्या कहलाया, उच्छिप्त वर्ण। और यही दोनों को मिलाकर केंद्रीय मानक निर्देशालय ने क्या बोल दिया, 35 व्यंजन है। और ये 4 अलग व्यंजन क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन, जिसमें श्र का छ है वो क्या है, क और श है षटकोण, त से त्र, त और र, ज्या से ज और इया, श्र से ये स है तो आधा स और पूरा र। आ गया समझ में। तो ये ऐसा डालते हो वो र रहता है, पूरा र रहता है। आ गया समझ में, बनेगा। और ये श्रृंगार का ध्यान रखना है, वर्तनी में और आएगा, वहां तो बताता ही हूँ। अब इसके बाद हमको आज स्वर को निपटाना है, फिर कल व्यंजन निपटाएंगे। कितना टाइम है अभी, 20 मिनट है, बहुत है। तो स्वर क्या होता है बता दिया हूँ, क्या होता है चलो बताओ, क्या लिखेंगे, ऐसा वर्ण, क्योंकि ये वर्ण है, क्या वर्ण है, ऐसा वर्ण जिसको क्या किया जाए, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण के लिए क्या हो, ये स्वतंत्र उच्चारण, क्या आता है, स्वतंत्र उच्चारण। और इसी को क्या बोल सकते हो, स्वाश्रित। जो वर्ण क्या हो, स्वाश्रित हो, दूसरों की सहायता ना ले, दूसरे वर्ण की सहायता ना ले, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता। यही सब तो एमसीक्यू में रहता है यार। अब मैं बनाऊंगा आपका कूट, तीनों का अलग अलग डाल दूंगा और नीचे में लिख दूंगा उपरयुक्त सभी। जल्दबाजी बच्चा क्या करेगा, ए तो सही है करके लगा के आगे बढ़ जाएगा, जबकि तीनों सही था, नीचे का अलग अलग तरीके से बोला था वही चीजें। आ रहा है समझ में। तो स्वतंत्र उच्चारण होता है, स्वर होता है, स्वाश्रित होता है, स्वर होता है, दूसरों पर निर्भर नहीं है, स्वर होता है। निर्बाध हवा निकल रहा है मुंह से, क्योंकि हवा के बिना बोल सकते हो क्या, ले सांस मतलब सांस के बिना आप बोल ही नहीं सकते। जब हवा निकलता है यहाँ से, जैसे एक बांसुरी बजता है, हवा जब जाता है तभी तो हवा के कारण बांसुरी बजता है, वैसे ही बांसुरी बजता है आपका हवा से। आ रहा समझ में। आपने हवा नहीं लिया, हवा जब तक मुंह से नहीं निकलेगा बोल नहीं नहीं बोल सकते आप, तो हवा के कारण ही तो बोल पा रहे हो। तो मुख से क्या निकलता है इसमें, निर्बाध हवा। निर्बाध का मतलब क्या समझे, बाधा रहित, कि सीधा निकल जाता है, बिल्कुल भी बाधा नहीं आता, बीच में जीभ वगैरह को टेंशन नहीं मिलता है। बाकी व्यंजन में हम लोग कल पढ़ेंगे जिसमें जीभ ऊपर नीचे जा रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तभी तो आप उच्चारण कर पा रहे हो। आ रहा है समझ में। तो मुख से क्या होता है, निर्बाध हवा। और इसमें सबसे खतरनाक है निर्बाध हवा में इसमें चाहिए नहीं, इसलिए गूंगा बहरा को ज्यादा, बहरा को छोड़ दो, गूंगा को कुछ आए अनमा है, तो आएगा ही। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्यों नहीं, क्यों आ रहा है उसको, क्योंकि उसके लिए तो निर्बाध हवा निकलना ही है मुंह से यार। अब बाकी सब में क्या चाहिए उसको, फिर कंट्रोल चाहिए, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए उसके मुंह से क्या नहीं निकलता है, ध्वनि नहीं निकलते। आ गया समझ में। तो उनका प्रॉब्लम यहाँ जीभ में रहता है गूंगा का, और बहरा का प्रॉब्लम कहाँ, मुड़ी में, कान में। आ गया समझ में। तो यहाँ एक चीज समझते हो आप कैसे, कि मैं और बताया था पिछले क्लास में कि कौन बेकार है ज्यादा, मतलब बेकार कहने का मतलब किसको ज्यादा परेशानी होगा, गूंगा की बहरा, किसको ज्यादा परेशानी होता है, एक गूंगा है और एक बहरा है। ये बहरा ज्यादा परेशानी में रहता है, गूंगा कम परेशानी में। आ रहा है समझ में, क्यों भैया, क्योंकि गूंगा गूंगा है, वो सुन सकता है और ये सुन नहीं सकता। अब बहरा जब सुन नहीं सकता तब बोलेगा कैसे, इसलिए बहरा बोल भी नहीं सकता, बहरा बोल भी नहीं सकता। इसको आप लैंग्वेज कैसे सिखाओगे यार, बच्चा को लैंग्वेज कैसे सिखाते हो, जब वो सुनता है और सीखता है वो। तो बहरे का प्रॉब्लम दो हो जाता है कि अगर आपका कान काम नहीं कर रहा है तो आपका मुख भी सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि आप कैसे उच्चारण करोगे, जब तक सुनोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे। बेटा ये दिल आमा कथे रे, तो आमा कथे तदा ऐसे कही तार और आप आमा आमा बोला, आप आमा बोल रहे हो, लेकिन बच्चा अगर बहरा है तो उसको लगा, तो बच्चा भी करेगा आम आज काम उसी की दे। तो ऐसी कई लोग देखना, उनके मुंह में तो आवाज है। हमारे घर के जैसे साइड पड़ोसी है, वो लड़की है, अब उनका शादी तो नहीं हो पाएगा, ऐसे तो लड़का अगर वैसे ही साथी मिल जाए तो हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा, नहीं मिल रहा है उनके लिए। तो
अब वो सुन नहीं पाती, इसलिए वो तो बोल पा, अगर वो सुन पाती तो बोल पाती, नहीं बोल पाती आई 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 ऐसे करते, तो बाकी लोग सब उनको कोदी बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसको समझ सकता हूँ कि उसको सुनाई नहीं देता है। अब सुनाई नहीं देता ढंग से, मतलब क्लियर सुनाई नहीं देता, सुनाई देता है आवाज़ वगैरह उसको समझ आता है, लेकिन क्लियर वो समझ नहीं पाती, इसलिए वो बोल भी नहीं पाती। लेकिन आवाज़ है उसके मुंह में, वो सब कर सकती है, लेकिन उस अब उनको लगता भी है कि मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं है कि हम लोग कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं है वैसा। उनको ऐसा ही लगता है कि हम लोग भी आई 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 करते हैं, ये वाली बात है। तो ये बहुत तकलीफ है इनका, तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आपको ऐसा कुछ नहीं मिला। आ रहा समझ में? गूंगा बढ़िया है, सुन सकता है, बोल नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकता है, इतने में काम हो जाता है गूंगे का, लेकिन बहरे का बहुत तकलीफ है यार, और इसके साथ अंधे का तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ है, तो सब समझ सकते हो, देखे हो। ठीक है, तो ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उच्चारण आएगा, तो उच्चारण में मुख से निर्बाध हवा आ गया समझ में। तो निर्बाध हवा कहाँ निकलता है? स्वरों में। अब इसको हमको क्या है, यहाँ तक तो ठीक है, हमको क्या पूछेगा वो, कि आपको पूछेगा प्रकार। अब अलग अलग तरीके से हम प्रकार बताएंगे, मैं नोट्स के हिसाब से लाइन से बताता हूँ आपको, मेरे माइंड में वो चोरो बोरो रहता है, चोरो बोरो हो जाता है। पहले तो उत्पत्ति होगा और डाउनलोड हो रहा है, तब तक उत्पत्ति को पहले बता देते हैं। चलो, उत्पत्ति के हिसाब से क्या है? आधार। तो उत्पत्ति के आधार पर प्रकार, क्या देख रहे हो अभी? प्रकार। किसका प्रकार देख रहे हैं? स्वर का। तो उत्पत्ति तो कहीं से हुआ होगा, तो उसके आधार पर हमने स्वर को दो भाग में बांटा है। दो भाग में मतलब एक भाग है मूल स्वर, क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। फिर मूल आ गया मतलब क्या समझे? जड़, मतलब जो प्रारंभ से है, अपने आप में है, कहीं और से नहीं आए हैं। कहने का मतलब जो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र है, किसी और वर्ण से नहीं बने, किसी और स्वर के मेल से नहीं बने, और स्वर से नहीं बने, स्वयं की उत्पत्ति। जैसे आप पढ़ते थे ना व्युत्पन्न राशि, मूल राशि, तो मूल राशि जो अपने आप में स्वतंत्र है, और व्युत्पन्न क्या होते थे? जो दूसरे मूल राशि के योग से बनते थे। आ रहा है समझ में? वैसे ही ये है, जो स्वतंत्र है वो स्वतंत्र है, वो है मूल स्वर। अब इसमें कौन कौन सा स्वतंत्र है? अ से हमको कहाँ तक देखना है? औ तक। तो अ अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। जो छुटका छुटका है सब स्वतंत्र है। और क्या है? ई छुटका है, स्वतंत्र। और क्या है? उ स्वतंत्र है, और ए स्वतंत्र है। ए कैसे स्वतंत्र हो जाएगा? ए स्वतंत्र नहीं है, री है, जो पुराना है वही लोग बोल रहे हैं। वाह! ये चार क्या है आपके? मूल स्वर हैं, क्योंकि री कहीं से नहीं बनता, अ ई उ। इसको इधर को समझोगे तो वो और क्लियर होगा। अब इधर को क्या बोलोगे? ये मूल स्वर है। ये सब क्या है? व्युत्पन्न। इनको संधि से बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? संधि। हम लोग अभी संधि चालू करेंगे अगले हफ्ता, तो संधि पढ़ेंगे, तो इनको क्या बोल दिया गया? संधि स्वर। संधि मतलब जोड़ना, संधि हो गए कहते ना, मतलब मिलन, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया? संधि स्वर। संधि करके बनाया इसलिए संधि स्वर। यहाँ 4 हो गया है, टोटल कितना है? टोटल 11 है कि नहीं? 11 में 4 इधर, तो संधि स्वर कितने हैं? संधि स्वर है 7। आगे समझ में? अब उस संधि स्वर में भी दो प्रकार के संधि, एक होता है सजाती। क्या होता है? क्या होगा सजाती मतलब? हाँ, इसे तुक्का मारे करो तब बने होते हैं। पढ़ रहे थे अलग बात है, लेकिन दिखता है ना, सजाति मतलब अपने हिसाब से, और विजाति, विजाति मतलब अदर कास्ट वाले मतलब दूसरा। सजाति मतलब सेम सेम, और विजाति मतलब अलग अलग। तो सजाति से क्या होगा देखो, अब सजाति मतलब यहाँ देखो, आप री को छोड़ दो, री का कुछ मिलन नहीं होता। सजाति मतलब आ अपने आप में मिलेंगे, ई अपने आप में मिलेंगे, और उ अपने आप में मिलेंगे। कहने का मतलब आ और आ अपने आप में मिला, तो क्या होता है? संधि से याद करो, दीर्घ स्वर संधि। याद आ रहा है? तो आ क्या होगा? तो यहाँ क्या बना? एक स्वर बना कि नहीं बना? तो ये आ एक संधि स्वर है, जो कि अ और आ के दीर्घ होने से बना है, इसलिए इसको सजाति को दीर्घ स्वर संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। ये दीर्घ स्वर बन गया सजाति में, दीर्घ अ और आ। अब ई को जोड़ना है, सेम सेम सजाति। क्या आ को ई से जोड़ूंगा? क्या नहीं, ई को जोड़ूंगा। तो ई को जोड़ूंगा तो क्या होगा? बड़ा ई बनेगा। ये तो आ एक दीर्घ था, सजाति है, ई भी सजाति है। आ गया समझ में? इसके बाद क्या बचा?
उ और उ, ये वाला। तो दो मूल स्वर मिल रहे हैं सेम सेम, तो यहाँ अ मिला, ई मिला, उ मिला। उ से क्या बनेगा? बड़ा उ, दीर्घ। एक छोटा एक छोटा बड़ा, ऐसे लिखते हो हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में छोड़ दो अभी, इतना तो याद हो गया। तो सजाती कितने हैं बोले तो 1 2 3, जो बड़ा बड़ा है वो सजाती है, और इसी को इसलिए क्या बोला गया है, सभी दीर्घ है। देखो दीर्घ है कि नहीं है? आ छोटा आ बड़ा, ई छोटा ई बड़ा, ऊ छोटा, यहाँ ऊ बड़ा। आया कि नहीं आया? अब जो मात्रा वाले हैं, जो ए आई ओ औ, उधर जाएगा विजाति में है। विजाति कहने का मतलब है क्या हो गया, अलग अलग स्वर से बनेंगे। जो बचा, क्या बचा आपके पास? ए बचा, आई बचा, ओ बचा और औ बचा। ये चार अब क्या हैं? विजाति स्वर। विजाति कहने का मतलब क्या होगा? अलग अलग स्वर से बने होंगे, लेकिन एक कॉमन है। क्या कॉमन है? आ और आ, कि अ और आ में ही सब मिलेंगे। आ और आ में, आ और आ में ही बाकी सब मिलेंगे। तो अ और आ में जब ई मिलता है, अ और आ में जब ई मिला, ई या ई मिला, तो अ आ के साथ जब ई की संधि हुई तो क्या बना? ए। आया समझ में? और जब यही आ और आ, इसको याद करने का तरीका यही है, प्रैक्टिस करना है, एकदम सरल है। मैं बता रहा हूँ तोड़ तोड़ के। ये हो गया ना? सब में क्या जोड़ रहा हूँ? बस आ। तो आ के साथ ई से आई बना, तो अ ई आई, ठीक है। तो यहाँ आई बनेगा, तो आई में बड़ा वाला में क्या होगा? आई बोलते हैं ना, तो यहाँ ई से ए बना है, यही ए इधर काम करके क्या बना देगा? आई बना देगा। तो ये ए और आई दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते, आई बनाते हैं। तो जब ई मिलेगा, ई और ई मिलेगा तो ए बनेगा, और जब ए और आई मिलेगा तो आई ही बनेगा। अब मैं यहाँ बोलूँगा स्वर संधि में, और क्लियर होगा ये। ऐसे लिख दूंगा आपके साथ, तो क्या लिखोगे यार आगे? छोटा ही लिख दोगे क्या? ऐच बनेगा ना यार, यही बता रहा हूँ कि अगर बड़ा है तो बड़ा ही बनेगा, छोटा तो बन ही नहीं सकता। लेकिन छोटा है तो छोटा ही बनेगा। क्या बोला मैं? ये वाला ई है तो ए ही बनेगा, लेकिन ए आई है तो आई बनेगा। अब यहाँ ओ है तो किसके बनेगा? ये ऊ से। लॉजिक बनाओ ना यार। ई से ए बना, और ये ए जब मिला तो आई बना। अब यहाँ ऊ से ओ बना, जब ओ मिलेगा तो कौ बनेगा? औ बनेगा। अरे रीजनिंग समझ आया क्या? तो ओ और औ, तो ओ और औ आ से मिलके औ बनाता है, ऊ मिलके ओ बनाता है, ए मिलके आई बनाता है, और ई मिलके ए बनाता है। आया कि नहीं आया समझ में? बहुत जरूरी है ये। क्यों पता है? अभी आगे जस्ट मैं बताऊंगा, इसका जो भी बताऊंगा तो यहीं से मैं निकालूंगा कि ये चूंकि आ और ई का मिलन है, तो इसी कारण इसका उच्चारण अंदर से आता है, ई से आता है। तो उच्चारण के आधार में अभी बांटेंगे ना, तो वहां पता चलेगा आपको। यहाँ तक किसी को डाउट? मूल स्वर समझ आया गया? मूल स्वर समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद क्या बांटा गया है आपका? शायद दीर्घ लघु होना चाहिए। मात्रा और उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर बांटते हैं। तो मात्रा और उच्चारण क्या समझे? मात्रा और उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा मतलब छोटे मात्रा बड़े मात्रा करके बचपन से सीखे हो, तो ये तो बचपन से आपको पता है कि छोटे आ बड़े आ। ये जो बड़े और छोटे बोले हो, मतलब उसी को क्या बोलते हो आप? लघु और दीर्घ स्वर। बोलते हो नहीं बोलते हो? बोलते हो ना? कैसे गा? तो लघु, लघु स्वर, और इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। तो मात्रा के आधार पर कितना बांटा हमने? 2 भाग में, 2 भाग में बटा है। ये ध्यान रखना, मात्रा के आधार में कितने भाग में? 2 भाग में बटा है। तो एक लघु है, लघु मतलब छुटकू वाला, छोटा है। ये क्या है? छोटा। छोटा क्यों बोला इसको? हाँ क्या लगता है? कम समय। जैसे आ ई दोनों में कम समय किस में लग रहा है? आ में लग रहा है। अब आ में कम समय लगा इसलिए इसको छोटा बोल दिया। आ में डबल समय लग रहा है। हाँ में 100, अब इसको 1 सेकंड में बोलोगे तो इसको 2 सेकंड में बोलोगे आप। 100% डबल समय लगता है। ई लगा नहीं लगा डबल समय? थोड़ा सा इसको इमेजिन करो। इसलिए वो डबल समय लगता है इसलिए वो बड़ा हो गया, ये कम समय लगता है इसलिए ये क्या हो गया? छोटा। अब डबल समय लगने का मतलब एक मात्रा का समय लगता है।
इसलिए इसको एक मात्रा का स्वर बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर। तो एक मात्रा के उच्चारण का समय लगेगा, उच्चारण का समय लगेगा। तो उच्चारण के आधार पर बांटते हैं लघु और दीर्घ में, कि उच्चारण के समय कम लग रहा है तो लघु है, उच्चारण का समय ज्यादा लग रहा है तो क्या है, दीर्घ है। अब कौन कौन से में उच्चारण का समय कम लगेगा, चलो बोलो। पहले इसमें बोल देता हूं, इसमें कितने मात्रा का समय लग रहा है, 2 मात्रा का समय लग रहा है। हाँ चलो अब बोलते जाते हैं। आ किस में आएगा, लघु में। आ दीर्घ में। ई ई उ लघु, उ दीर्घ। हो गया। इसके बाद री किस में डालूं, लघु में। री एक ही बार में हो जा रहा है, री री बोल रहा हूं क्या, नहीं री। तो री कहाँ आता है, छोटा, लघु में। और उसके बाद क्या आएगा, ए की क्यों इधर डाला, ए थोड़ा सा लंबा ज्यादा ना, ए आई ओ औ। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और ऑटोमेटिक दिखता है सर इधर ये, क्योंकि इसमें 2 मात्रा तो जुड़ा ही है, दिख रहा है। यही सब क्या है, दीर्घ स्वर है। और ये क्या है, लघु स्वर, क्योंकि ये इसमें एक मात्रा है। और इसके आत्मा को हमको, इसका आत्मा अभी तो खोल के दिखाया आपको। आ के आत्मा में क्या है, आ और आ है। आत्मा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसमें 2 मात्रा तो है यार अंदर में यार। वैसे ई के अंदर में भी 2 मात्रा है, ऊ के अंदर में भी क्या है, 2 मात्रा है, बड़े वाला के। ए आई ओ औ सब के अंदर में 2-2 आत्मा है, तो 2-2 मात्रा है कि नहीं है। तो इसलिए इधर जितने भी 7 बचे, पूरा 7 क्या है आपके, दीर्घ है। और ये 4 क्या है, लघु है। तो जो मूल स्वर है वो लघु स्वर है बोलूंगा तो सही है कि गलत है, सही है। ऐसे भी घुमा सकता है आपको। तो मैं यहां लिख देता हूं, जो मूल है वही, जो मूल है वही लघु स्वर है, और जो संधि स्वर है वही क्या है, दीर्घ स्वर है। पूरा संधि स्वर है ये। अब क्या बचा इधर, आई ओ। देख रहे हैं तो रट नहीं रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। जितना अच्छे से समझोगे, और एक बार में भूल जाओगे, इसलिए एक बार वीडियो देखना है, क्योंकि चार्ट जो भेजा हूं उसमें एक बार और वीडियो देखना है। उसके बाद 3 बार खुद से प्रैक्टिस करना है, हो गया। पेपर दिला जाना है फिर। आओ उसके बाद एमसी को प्रैक्टिस कौन करी, तीछा कर डांस सर, सर घलो कर वही का वाला हो जाएगा, बिंदास रहिए। आ ई उ ए आई ओ औ। कितना हो गया इसमें, तो इसमें 4 है, और इसमें कितना है, 7 4 बांट दिया ना। एक आता है प्लुत स्वर। क्या होता है प्लुत स्वर, जल्दी जल्दी बताओ। विलुप्त हो गए प्लुत विलुप्त हो गए, कैसे विलुप्त हो जाए यार, संस्कृत में अभी भी चलता है ये। संस्कृत का स्वर है, क्या है ये, संस्कृत में एक स्वर है जिसको क्या बोला जाता है, प्लुत स्वर। संस्कृत का स्वर है ये, जिसको हम लोग हिंदी में यूज ही नहीं करते, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ता है। जरूरत पड़ता तो हम उसको भी अडॉप्ट कर लेते हैं जैसे जरूरत पड़ा तो हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हिंदी में अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए अडॉप्ट नहीं किए हैं। संस्कृत में क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ जोर से लंबा उच्चारण करना पड़ता है। जैसे ओम बस बोलने से नहीं होगा, 2 मात्रा से नहीं होता है, 3 मात्रा 4 मात्रा 5 मात्रा तक लंबाना पड़ता है। ओम, अब इसमें तो लंबा जा रहा है आपका मात्रा, तो 1 मात्रा भी नहीं है, 2 मात्रा भी नहीं है, तो 1 मात्रा 2 मात्रा से तो बाहर चला गया। ये प्लुत स्वर है, इसलिए जिसमें 2 मात्रा से क्या लगे, ज्यादा समय लगे, 3 या 3 मात्रा का समय लगे, सीधी सी बात। 2 मात्रा से ज्यादा भी बोल सकता है, या 3 मात्रा से ज्यादा, 3 या 3 मात्रा से ज्यादा समय, मात्रा उच्चारण का समय। ज्यादा का समय, तो ये ऐसा, जैसे हे राम, ऐसे लिखते हैं। तो आप लंबा जब बोल रहे हो तो ऐसे ही बोलोगे, वरना मैं ऐसे बोलूंगा हे राम, तो आप इसने बोल के चुप हो जाओगे। लेकिन जो संस्कृत वाला है और ऐसे लिख के दे दिया ना, वो समझ जाएगा, लंबा चौड़ा बोले हुई तभी लिखे इसने। क्योंकि मैं अपनी जो है फीलिंग्स, मतलब विचार आप तक पहुंचाना है मुझे, तो सही से पहुंचाने के लिए सही से मुझे वर्ण चाहिए, तो वो वर्ण वहाँ जरूरत पड़ता है, हे राम। तो वहाँ ऐसे लम्बा के लिखना पड़ेगा, उसके लिए क्या लगता है, प्लुत स्वर।
तो ये सब हमारा क्या है, प्लुत स्वर, जो कि संस्कृत में यूज होता है। हिंदी में है बोले तो नहीं है। हिंदी में अगर आपको पूछे मात्रा या उच्चारण के आधार पर दो ही स्वर होते हैं, एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ। आ रहा है समझ में? और उत्पत्ति के आधार पर भी कितने होते हैं? दो, एक होता है मूल और एक होता है संधि स्वर। आ रहा समझ में? संधि स्वर के कितने होते हैं? दो, एक होता है सजाति, एक होता है विजाति। ऐसे तो प्रश्न पूछेगा। आ रहा है समझ में? और इसका प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये हो गया सर। अब इसके बाद क्या आएगा? आप बोलते कैसे उसके ऊपर है शायद। इसके बाद क्या है? जीभ वाला होगा, जीभ वाला है ना। तो जीवा के प्रयोग के आधार पर पूछेगा अब आप। तो इसमें अभी प्रयोग करेंगे हम लोग जीव्या प्रयोग। जीवा मतलब क्या होता है? जीभ। ठीक है, तो मैं बहुत बड़ी जीभ बना देता हूँ मन के। आला नागिन कितनो है, ऐसा वाला बनाओ का। ठीक है, तो ये क्या है आपका जीभ। इसमें क्या रहता है? स्वाद कली का रहता है। और यहाँ रहता है आपका गला। ये क्या है? कंठ है। ये क्या है? कंठ। अब इसमें क्या होता है, आपका जो जीभ का कौन सा भाग है ये बोल रहा है, उसके हिसाब से आपका बांटा गया है। तो मैं इसको ऐसा समझा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं बनाया हूँ मैं, नोट्स को मैं डब्बा में बनाया हूँ तो इसको समझाने के लिए। चलो बोलो आप अ बोल के देखो। अ कौन से जीभ के भाग में जोर पड़? अ अ अ अ अ अ। अगर वो तो पीछे जा रहा है आपका, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सही से उच्चारण करोगे ना तो आपका जो जीभ है ना बीच में से चौड़ा होगा, फैलेगा। जरा देखो जोर से। अ अ बीच में चौड़ा होगा थोड़ा सा। आसान नहीं है उच्चारण, हम लोग तो गलत उच्चारण करते ही बड़े हुए हैं ना, इसलिए समझाना मुश्किल हो जाता है। अ तो अ में क्या होता है? जीभ फैलता है। इसको थोड़ा से महसूस भी करना जरूरी है कि जीभ जो फैल रहा है ना बीच में, यहाँ जो जीभ बीच में फैलता है यही है आ का उच्चारण कहाँ हो रहा है? जीभ के मध्य भाग में। कहाँ हो रहा है? मध्य भाग में। अ के बाद अब बोलो कहाँ जाएगा? पीछे जा रहा है। ओ के बाद ई, बोलो ई, कहाँ जाएगा? ई। जीभ पास आगू डान फेंकात है, फेंकात कि नहीं फेंकात है? तो यहाँ है ई, यहाँ क्या है? ई। यहाँ क्या है? आ। ठीक है, ई आगुड़ान फेंकात देखो आ रहा है। तो ई भी आगुड़ान फेंका ही। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ई के साथ तो आ जाएगा ये। इसके बाद आ ई ई ऊ। आ रहा है नहीं आ रहा? आगुड़ान फेंका रहा है। और ऊ ऊ ऊ दोनों आगुड़ान फेंका ही। तो तो बीच में आएगा तो बीच में क्या होगा? फैलेगा वो फैलेगा। तो बीच में आएगा उसके बाद जो ई ऊ ऊ, तो सामने तरफ फेंका थे वो तरफ रहेगा, जो बचा इधर है पीछे में आएगा ए। देखो पीछे में जोर पड़ रहा होगा। ए बोलो, ए जा रहा है ना पीछे तरफ। थोड़ा से ज्यादा जोर से बोलोगे तो ज्यादा अच्छा से समझ आता है अपने आप को, मेरे को नहीं, मेरे को तो शोर आएगा। हाँ ओके सीधी गलत उच्चारण कर तो कही ए ऐसा कही तो पीछू डान जाइए हो। ऐसा नहीं है। तो जीभ तो पूरा यूज हो रहा है ना यार, आप फील कर पा रहे हो तो समझ आएगा वो। जीभ तो पूरा यूज होगा ही। तो जीभ पूरा यूज हो रहा है उसको मत देखो, आपका जो जोर पड़ रहा है उसको देखो। ओ तो पीछे तरफ जाएगा वो फिर ए आई ओ औ। जो है ना अंदर में काम कर रहा है आपका जीभ ज्यादा। बोल के देखो जल्दी जल्दी आई औ। तो जल्दी जल्दी बोलोगे ना तो ऑटोमेटिक आई औ ओ औ, तो पीछे तरफ तो बीच में आएगा। और ई आगुड़ान जैसा इसमें लग रहा है वैसा उसमें लग रहा है क्या? बताओ आप। नहीं लग रहा है तो उसको भी कैसे आग्रह ले लोगे? इसमें जो लग रहा है ना इसको देखो आप, इसको अलग कर लिए ना तो बाकी बचेगा उसको उधर डाल देना। कि ई तो एकदम सीधा दिखता है कि ई तो आगुड्ढान फेंकात है, तो वो अग्र जीवा में आएगा। किस में आएगा? अग्र भाग में, अग्र जीवा। तो 3 भाग में बांट दिया। और ये क्या कहलाएगा? पश्च। तो कैसे याद करना समझ आ गया? उसको और इसको याद कर लो। ये फर्स्ट है तो बीच में डाल देना, और उसको 4 को उसको याद कर लो। 4 को कैसे? ई ऊ आगुड़ान फेंक देना।
उसके बाद जो बचेगा उसको पीछे में, जितना भी बचा सब कहाँ हो जाएगा पीछे। तो 4 और 5 हो गया, बचा कितना आपके पास 6, तो ये 6 कहाँ जाएगा आपका पीछे में। हो गया। जीप के बारे में समझ आया कि नहीं आया? अभ्यास करना पड़ेगा अपन ये हुई ना घर में चुन्नू मुन्नू तुम्हारा भाई बहनी ओ मला सिखाऊ, चल बेटा का बैठ तो सिखा दो कहीं एक कन सुनिए काबर चिल्ला दी तक भगा जियो गलत कहाँ समझियो। ठीक है, जीवा के आधार पर समझ आ गया। अब मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार, इसके बाद लिखा है मुख द्वार। तो मुख द्वार मतलब ये जो मुंह का ऊपर नीचे दिखता है ना, जैसे ओ आ ऐसा कहता बड़े जन खुलिए, ऐसे खुलता है कि नहीं खुलता है, तो ये खुला मुख द्वार, इसको बोलते हैं विवृत। क्या बोलेंगे? विवृत। तो वृत्त जैसा खुल गया है ऐसा याद रखो, विवृत। विवृत, वि मतलब खुला, वि मतलब खुला, संवृत सन मतलब बंद। तो विवृत मतलब होता है ओपन, इंग्लिश में लिख देता हूं, यह होता है विवृत। उसके बाद अर्ध विवृत, हाफ ओपन, अर्ध विवृत, इसको बोलेंगे आप हाफ ओपन। इसके बाद क्या होगा? अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, हाफ क्लोज्ड। अब इसमें बहुत लोगों को ये भी समझ नहीं आएगा, क्यों भैया? क्योंकि हम लोग सही से उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे अभी ये लेवल में आके। जो आदत है वही करेंगे ना भाई, अचानक से आदत तो नहीं छूट जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे इसको याद करने का। हमको याद करना है, पेपर में जाके चिल्लाना नहीं है। ठीक है, चलो। तो विवृत क्या होता है? सबसे बढ़िया चीज है विवृत। आ कर कथे ना, ओपन कर, मुंह को ओपन करना है तो क्या करोगे? आऊ का टेंशन है। तो आपको अगर मुंह खोल बोलेगा तो आप क्या करोगे? आकर बेटा आकर, मतलब उसको क्या करने बोल रहे हो आप? ओपन करने बोल रहे हो। तो जब विवृत पूछे, विवृत मतलब आप वृत्त करने बोल रहे हो, मुंह को फैलाने बोल रहे हो, तो वो क्या बोलेगा? आ बोलेगा। आ बोलेगा तभी उसका मुंह ओपन हो जाएगा। अगर किसी का मुंह खुलवाना है तो लिख दो बस, चल बोलेला, और कुछ इधर डाल दो। ऐसे तो करते थे बहुत लोग। ठीक है, जिनको समझ आता है। तो अगर आपको मुंह खुलवाना है तो उसको मुंह खोलो करके मत बोलो, आप उसको बोलो आ, तो फिर ऑटोमेटिक उसका मुंह खुल जाएगा, क्योंकि आपको पता है, वर्ण से खेलने आता है आपको, कि जैसे ही आ बोलेगा उसका मुंह खुलना है। लेकिन बंद किस में रहेगा? चलो बताओ, पहले ये दोनों को करेंगे। किसको आप मुंह को बंद करके किसको बोल, थोड़ा बहुत खुलेगा चलेगा, लेकिन कौन सा ऐसा स्वर है जिसको आप मुंह बंद करके बोल सकते हो एकदम शुद्ध? ई ई, जिसमें आपको मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं है। आ रहा है समझ में? ई ई ई ई, इसमें। और किसमें? उसमें थोड़ा सा खुल जाएगा, री। क्या आ जाएगा? री। और री को हम लोग भूल जा रहे हैं ना, तो री यहां आ जाएगा आपका री, क्योंकि ई आ रहा है उसमें, री। ऊ को भी आप बंद करके बोलो, ऊ बोल सकते हो बंद कर, ऊ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊ। तो इसमें बंद रहता है लगभग, ऐसा नहीं कि हवा, और बिना हवा निकले कैसे बोल लोगे यार? थोड़ा बहुत खुला रहेगा जिससे हवा निकल सके, लेकिन बाकी बंद रहता है मुंह। तो ई ई ऊ, ई ई ऊ, ई ई ऊ, ई ई ऊ। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको कि इसमें क्या आएगा, तो इसमें छोटा आएगा ए और ओ, और इसमें आएगा अ आई औ, अ आई औ। और उधर क्या होगा? ए ओ, ए ओ ओ। अब दोनों में क्या अंतर आ रहा है आप बताओ? अ आई औ, औ पहले खुलता है बाद में बंद होता है, तो बंद मुंह को करते हुए इसलिए बंद होता है, औ औ। खुलता है कि नहीं खुलता है? क्योंकि शुरू में खुलेगा वो, बाद का छोड़ दो, बाद में तो मुंह को बंद ही करना है ना आपको। तो इसलिए अर्ध विपरीत खुलता है, आधा खुलता है, इसलिए अर्ध विपरीत। और इसमें ए, अब इसमें एकदम स्पष्ट तो नहीं आएगा, इसलिए इसको रटना पड़ेगा आपको, ओ। तो इसमें क्या होगा? शुरू से ही खुला है मुंह, ओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? शुरू में आपका खुला था, वो बंद हो जा रहा है सीधा। तो इसमें बंद होता हुआ प्रतीत होगा, इसमें शुरू में खुलता हुआ प्रतीत होगा। बात का मत सोचो, बाद में तो मुंह बंद ही होगा। मैं बात करके क्या करता हूँ, ऐसे करके खड़े हो जाता हूँ क्या?
कुछ लोग रहते हैं कुछ भी बात करेंगे फिर मुंह को ऐसे ऐसे करके छोड़ देंगे, लेकिन नॉर्मल केस में आपका बात करके आप कुछ भी उच्चारण करके मुंह तो बंद होना ही है यार, है कि नहीं। आप सोचो कि शुरू में क्या हो रहा है, तो शुरू में क्या होता है, अर्धवृत्त का मतलब मुंह खुलता है। मुंह शुरू में क्या होगा, खुलेगा, मुंह खुलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धविवृत। इसमें तो पूरा मुंह ही खुल जाएगा, मुंह खुला पूरा, मुंह खुला का खुला है, ठीक है। इसमें मुंह खुलता है और बंद हो जाता है, और बंद बाद में क्या हो जाता है, बंद। तो पहले खुलेगा तो वो है अर्धविवृत। आ, तो पहले तो लंबा चल रहा है ये, तो ये तो खुला ही है मुंह, तो वो अलग है। उसे ही ये बंद ही है, ई बंद ही है, ई बंद ही है, ऊ बंद ही है। आ रहा समझ में, दोनों में कंफ्यूजन होगा तो उसको याद रखो आप। तो शुरू में ऐसे बड़ा करते हो आप, मुंह को क्या करते हो, बड़ा आ, फिर उसके बाद आई आई आई, तो थोड़ा सा ऐसे उछाल आएगा, आई तो उठ के आएगा मुंह में, औ औ, ठीक है। तो पहले थोड़ा बड़ा होगा फिर छोटा होगा, तो पहले खुलेगा और इसमें क्या होता है, सीधा बंद होता है। मुंह क्या होता है, मुंह द्वार बंद होगा, मुंह द्वार क्या होगा, बंद होगा। अब ये सब क्या है, रटोगे तो 3 काल में याद नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस ही कर लेना। एक बार तो वीडियो देखना, एक बार आ ऊ करना घर में जाके तब जाके कुछ होगा यार। और सही में जिसको चाहिए वो करेगा, मजा भी तो है यार, कठिन थोड़ा है। आ रहा समझ में। तो सबसे पहले क्या करना, विवृत और संवृत को अलग अलग करना। विवृत में क्या होगा, ओपन करना है तो आ, और संवृत में बंद करना है तो 4 बंद होता है, ई उ, ये सब बंद वाले हैं। अब आपको अर्ध विवृत और अर्ध संवृत चाहिए। अर्ध विवृत में 3 आएगा तो अ, फिर आई आई औ औ, देखोगे ना तो ये अ वाला ही है सब। इसको बोलो तो आता है शुरू में, इसको भी बोलोगे आई आता है शुरू में, आई, फिर औ, लेकिन इसमें नहीं आता है ए और ओ, इसमें आ का शुरू में रोल कम है। आ रहा समझ में। तो अ के कारण ये शुरू में खुलता है, तो अ के कारण खुलता है तो ये अर्धवृत्त, जो बचा वो क्या है, अर्ध संवृत्त। ऐसे करके आप अभ्यास करोगे। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना। हाँ ठीक। इससे पहले तो भूल नहीं रहे हो, क्या था सबसे पहले, उत्पत्ति के आधार पर क्या था, उत्पत्ति के आधार पर क्या क्या होता है, मूल स्वर और संधि स्वर। ज्यादा हो रहा है, मैं इतना रिवीजन करा देता हूँ फिर बंद करेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो मूल स्वर में क्या है, जो छोटा छोटा है, जो लघु स्वर है वही क्या है आपका मूल स्वर, अ ई उ और री, ये क्या है आपका मूल स्वर। अब बाकी इन्हीं से योग, इन्हीं के योग से क्या बना, संधि होकर स्वर बने, ये 7 हैं। जो सेम सेम बने तो आ से आ बना, फिर ई बना, ऊ बना, ये तीनों क्या हो जाएंगे, सजाती। और ये दीर्घ बने इसलिए दीर्घ। और जो बचे ए आई ओ औ, सब क्या है, विजाति। अब ये अलग अलग से बने हैं, विजाति है तो आ सब में रहेगा। ये कहाँ से बने हैं, ई से। ये किसके योग से बना है, ई से। ये ए और आई के योग से, ये ऊ के योग से, और ये ओ के योग से। तो ये डबल मात्रा है ना, तो ये ओ किससे बना है, ये भी ए से बना है, लेकिन ये ऊ से बना है और ये ई से बना है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, अभ्यास करना इसको आज। इसके बाद क्या आएगा, मात्रा और उच्चारण के आधार पर लघु क्या होता है, जिसमें कम समय लगे, 1 मात्रा, 2 मात्रा में दीर्घ स्वर, और बहुत ज्यादा लंबा समय लगे तो प्लुत स्वर, जो कि हिंदी में नहीं है। तो मात्रा के आधार पर हिंदी में अभी 2 ही है, लघु और दीर्घ। लघु को ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, ह्रस्व मतलब छोटा, याद आ रहा है, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर आ गया समझ में। तो ये ह्रस्व स्वर छोटा 1 मात्रक उच्चारण का समझ लगता है। तो अ ई उ री, ये सब क्या है, जो मूल स्वर है वही लघु स्वर है। जो बच्चा सब क्या है, दीर्घ स्वर, क्योंकि उसमें 2 मात्रा है, क्या है, 2 मात्रा का समय लगेगा। उसके बाद जीवा के आधार पर, तो जीवा में बीच में क्या आता है, अ, बीच में क्या आता है, अ। उसके बाद बोल के देखो, जीवा के आगे तरफ क्या फेंका रहा है, ई उ ऊ, ये वाला जीवा का आगे वाला है, आ बीच में हो गया। बचा सब कहाँ है, पीछे, आ बचा है, फिर ए आई ओ औ सब पीछे चला गया। आइए समझ में। इसके बाद क्या आएगा, री में आएगा, इसको यहां भी नहीं लिखे थे क्या, री के साथ आ जाएगा। री को आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो री को हमेशा ई के साथ डाल देना, लेकिन उच्चारण स्थान में थोड़ा अलग है, वो मैं कल बताऊंगा, उच्चारण स्थान अलग है इसका। इसके बाद क्या हो जाएगा, मुख्य द्वार। तो पहले तो क्या होगा, एक तो बड़ा खुलेगा, एक तो बंद होगा। तो खुलेगा कब, ये विपरीत है। अब बंद कब होगा,
ई, ई, उ, उ, इसमें बंद है, और री में भी क्या है, बंद है। तो ये संवृत्त है और ये क्या है, विवृत्त है। अब यहाँ अर्ध विवृत्त आएगा, यहाँ अर्ध संवृत्त। अर्ध विवृत्त आ में खुलता है, आ में क्या होता है, खुलता है। आ में थोड़ा से खुलेगा, अ, आई, औ। तो आ वाले पूरा तीनों आ जाएगा, अ, आई, औ। और जो बचा क्या क्या, ए और ओ, ए ओ क्या हो जाएगा आपका, अर्ध संवृत्त। ऐसा करके आप अभ्यास करके आना, ठीक। चलो 10 मिनट ब्रेक है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। यहाँ ये जो शिखर एजुकेशन का ये रास्ता हमने तैयार किया है, इसके लिए हमको 7 साल से ज्यादा समय लग गया है। ये पूरा फुल्ली डिजाइन कोर्स है, हमने 7 साल से जो बच्चे को जो जरूरत है ना उसको एनालिसिस किया, जो भी चाहिए। बचपन से मेरे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बहुत सारे जॉब छोड़कर केवल इसी लाइफ को चुना कि मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा तो मैं तैयार करूंगा आपको। अगर आप भी भटक चुके हो, ऐसे जगह से पढ़ो जहां आपको डायरेक्ट रास्ता मिले। तो हमने कैसा रास्ता बनाया, अगर हमारा रास्ता पसंद आए तो आप हमारे रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। सर, शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये ब्लूप्रिंट तैयार है, ये फुल्ली डिजाइंड कोर्स आपको मिलने वाला है। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको रास्ता क्लियर होगा कि कहां जाना है। ये सिलेबस के साथ आप निकलोगे। क्लासेस तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा है। यूट्यूब हमारा आपके तक पहुंचने का एक रास्ता था। केवल यूट्यूब के भरोसे अगर तैयारी हो जाता तो हम कोर्स डिजाइन ही को करते। कोर्स में फुल्ली डिजाइंड आपको हर चीज एक जगह मिलेगा। क्लासेस केवल पढ़ाने का नहीं, केवल हमने तैयार किया है इसको, पूरा डिजाइंड है ये। उसके बाद हमने नोट्स पूरा क्लासेस का आपको नोट्स मिलेगा, A4 प्रिंटेबल नोट्स जिसको आप प्रिंट करा पाओगे, मेरा ही हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बुक वगैरह का मैं कॉपी पेस्ट करके जेमिनी को बोल के नहीं बनवा दिया है मैंने, पूरा मेहनत का है ये मेरा। क्लियर है। MCQ प्रैक्टिस सर, केवल पढ़ने वाला केवल नोट्स वाला कुछ नहीं कर पाएगा, अभी MCQ लगाना पड़ेगा। और वो MCQ कहां से लगाओगे, हर टॉपिक पीछे हमने MCQ का डिजाइन किया है। टेस्ट, हर वीकली टेस्ट लेते हैं। ये फुल्ली डिजाइन कोर्स केवल पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोचिंग में जाना ना, केवल पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं। पढ़ाकर याद भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, हर चीज आपके लिए जो रास्ता है वो आसान करेंगे। सर, जैसे आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो तो CGPSC में आपको कॉम्बो बैच फ्री प्लस मेंस मिलेगा। सिलेबस ट्रैकर, पूरा सिलेबस पूरा डिजाइन है यहाँ मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस स्पेशल। प्रीलिम्स में जाओगे पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पूरा फुल्ली डिजाइंड किया हुआ कोर्स है ये। और प्लस मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो कोर्स। अगर आप यापम वाले हो, यहाँ भी फुल्ली डिजाइंड सिलेबस, क्लासेस, नोट्स, MCQ एंड टेस्ट, हर लेवल की तैयारी आपको मिलेगा। क्लासेस में जाओगे, गणित, रीजनिंग, साइंस, भारत का जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भाषा, कंप्यूटर, भाषा में हिंदी खत्म, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है अभी। अर्थात हमने हर लेवल में आपके लिए काम किया है। हर लेवल देखो, जीके बूस्टर तक हमने बना के रखा है, क्योंकि अलग अलग जीके आज कुछ भी पूछ देता है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारत का परिचय, मंदिर सेल, हर चीज पर हमने काम किया है। केवल वीडियो नहीं, नोट्स मिलेगा उसके साथ, वीडियो के साथ नोट्स अटैच है। अगर वीडियो है तो उसके नीचे नोट्स, उसके नीचे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर लेवल में हम काम करेंगे। डबल प्रैक्टिस क्यों है सर, उसका PYQ अलग से और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है, मॉडल क्वेश्चन। क्लासेस, नोट्स, MCQ, क्लासेस, नोट्स, MCQ, ये आगे के बैच का पूरा रणनीति होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम अगर सेल्फ स्टडी में कर सकते हो तो आप बढ़िया कीजिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आप ये जो 1 साल जो अपना प्रिपरेशन को देने वाले हो, याद रखना बेस्ट जगह से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन हमने प्रयास किया है बेस्ट बनाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों से आप ये रास्ता खरीद सको, याद रखना जैसे हम बमलेश्वरी माँ तक चढ़ाई चढ़ने जाते हैं तो एक रास्ता होता है सीढ़ी चढ़ने का और एक रहता है उड़न खटोला। अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ऐसे रास्ता अपनाना होगा जो आपको साइंस से सक्सेस की ओर ले जाए, और भटकते रह जाओगे। बेस्ट आंसर है समय का सदुपयोग करो, ये आपका निवेश है। आगे एक महीने की सैलरी 50,000 मिलेगा ना, लाखों की सैलरी आने वाली है आगे। उसके लिए ये मत सोचो 2-4 हजार के लिए 200 रुपया में आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जो फालतू का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे को फालतू, लेकिन मैं खुद देखा हूँ यार, मेरे को खुद पता है, आपको भी खुद पता है। 2-4 दिन ऐसा प्रिपरेशन मत करो, ये पढ़ाई का निवेश सही जगह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ ही करो, जहां से बेस्ट मिले वहां से करो, लेकिन यूट्यूब के भरोसे मत बैठना। यूट्यूब केवल पढ़ाने का वीडियो दे सकता है, लेकिन हर लेवल में आपको तैयारी नहीं करा सकता। स्मार्ट तैयारी करना है ना, इस समय का सदुपयोग करो।
बेस्ट कोचिंग चुनो और बेस्ट कोच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। याद रखना, सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं होती, सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। ये युद्ध है, इस युद्ध में 200 पोस्ट मामूली, 200 भी ज्यादा बोल देता हूं, आजकल 50-100 पोस्ट निकलता है यार, उसमें आपको जीतना है। ऐसे जगह से जीतना पड़ेगा, ऐसा सही तरीके से तैयारी करोगे तब जाके कहीं मिलेगा, तब जाके कहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आइए मिलकर तैयारी करते हैं, और कुछ अगर हमसे शिकायत हो तो कमेंट में बताइए, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा उसको भी कमेंट में बताइए, और कोई भी आपके दोस्त यार हो बिल्कुल शेयर कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।